नमो नमः। ज्ञान वैविध्य चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे साइंस में प्रकाश का चैप्टर चल रहा है, फिजिक्स का ये पहला लेसन है इसमें, जिसके अंदर हमें जो दर्पण है, दर्पण से प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होता है, कार्तिकीय चिन्ह जो पद्धति है उसके बारे में भी देखा। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों से प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होता है, किस प्रकार की स्थिति में होता है, वो सब हमने देखा था। आज हम प्रकाश से संबंधित जो चैप्टर है उसका अगला टॉपिक लेते हैं, जिसका नाम है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र का मतलब क्या होता है कि जो हमारा उत्तल या अवतल, ये अवतल लेंस है और ये उत्तल लेंस है। वस्तु को कहीं पर रखा, उसमें एक जगह हमने कहा था C है, एक जगह कहा था F है, एक जगह कहा था O है। वस्तु को रखा, वस्तु को रखने के बाद में उसका प्रतिबिंब बनता है। उस प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, कैसे होती है, किधर वो प्रतिबिंब बनता है, उन सब के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। एक दर्पण सूत्र होता है जिसके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के सवालों को हल करते हैं। इसके बारे में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो दर्पण सूत्र लिया जाएगा, उस दर्पण सूत्र में किस प्रकार से हम किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब है या आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, उनसे किस प्रकार से परावर्तन की घटना के आधार पर हम प्रतिबिंब की स्थिति को जानेंगे। उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, जो पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है। दर्पण सूत्र से अभिप्राय क्या होता है कि कोई वस्तु जो हमारा दर्पण होता है उसके किधर की साइड में रखनी है, उसका प्रतिबिंब किधर हमें प्राप्त होना है, उसकी जानकारी हमें इसके माध्यम से लेनी होती है। इसके लिए जैसे हमारे पास में कोई भी एक वस्तु है जिसको हमने, ये अवतल दर्पण है अपना, एक निश्चित दूरी पर यानी C से इधर हमने रखी हुई है। इस वस्तु के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा, उस प्रतिबिंब की स्थिति को हमें दर्पण सूत्र के माध्यम से देखेंगे कि किस प्रकार से हम इसका प्रतिबिंब की स्थिति है, आकार है, इस प्रकार से हम देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले थोड़ी सी चीजें हैं जिनको हम क्लियर कर लेते हैं। कार्तीय चिन्ह पद्धति लिया था जिसके अंदर हमने इस प्रकार से, यानी इधर ये जो स्थिति होती है इसको हम प्लस में लेते हैं, यानी ये हमारा क्या है, ये वाला हिस्सा है ध्रुव वाला। ध्रुव वाले से ऊपर की तरफ जाते हैं तब तो ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई है या प्रतिबिंब की ऊंचाई है, उसको हम देखते हैं कि यदि ऊपर की तरफ जा रहे हैं तब तो वो धनात्मक आएगा, और यदि उस पॉइंट से नीचे की तरफ जा रहे हैं तब हमारा क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। यदि इस ध्रुव से बाईं ओर आ रहे हैं तब हमारा ऋणात्मक आएगा, और दाईं तरफ जाएंगे तब हमारा धनात्मक आएगा। इन चिन्हों को विशेषकर ध्यान में रखना है। हम लोगों ने विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का निर्माण किया था, अवतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण में भी। वस्तु को रखा, फिर वस्तु का प्रतिबिंब हमने प्राप्त किया। उस आधार पर अगर हम देखें कि इसका यह अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के लिए यदि हम C को देखें, C का मतलब क्या है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र है तो वक्रता केंद्र से O तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। वो किधर आएगी, बाईं ओर आएगी, तो हमारा चिन्ह क्या कह रहा है कि ये हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगी। F फोकस, और F से O तक की जो दूरी होती है उसको स्मॉल f के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जो क्या है, इसकी दूरी है, जिसको हमने स्मॉल f दे दिया। ठीक है। उसके बाद में, यानी ये दो चीजें हैं जो इधर है। तीसरा क्या है, हमारी वस्तु यानी बिंब, वो भी क्या होती है, इधर रखी हुई होती है। और बिंब के लिए हम क्या करते हैं कि जब हम ये दर्पण सूत्र लेते हैं तो u v इस प्रकार के चिन्हों का उपयोग करते हैं। तो वस्तु के लिए हमेशा जो वेग आएगा उसको हम u के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो वस्तु की जो दूरी होगी वो क्या होगी, u होगी, और वो दर्पण के बाईं ओर है, इसलिए क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। ये भी ऋणात्मक आएगी और ये भी ऋणात्मक आएगी। ठीक है। यदि प्रतिबिंब इस तरफ बनता है
यानी प्रतिबिंब यदि दर्पण के इधर की ओर बनता है, बाईं ओर बनता है, तब हमारा प्रतिबिंब जो दूरी होगी, प्रतिबिंब को v के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये बिंब दूरी है और v बराबर क्या है, प्रतिबिंब दूरी है। ठीक है, v यदि इधर है, प्रतिबिंब इधर बन रहा है, दर्पण के इस ओर है, तब तो क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा, क्योंकि इधर क्या है, सारी चीजें ऋणात्मक है इस पॉइंट पर जो जा रही है। यदि दर्पण के इधर की ओर प्रतिबिंब बनेगा, यानी दर्पण के पीछे यदि प्रतिबिंब बनता है, तो उस स्थिति में क्या आ जाएगा, v बराबर क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा, सॉरी धनात्मक आएगा। इन चीजों को हम विशेषकर ध्यान में रखेंगे। देखिए यहां पर ये क्या है, ऋणात्मक है, u भी क्या है, ऋणात्मक है। उत्तल और अवतल दोनों में वस्तु को हम हमेशा इधर रखते हैं, इसका मतलब वो क्या है, हमेशा ऋणात्मक रहेगी। ये तो हमारी अवतल दर्पण से संबंधित है। अवतल दर्पण में हमने एक क्लास में कंडीशन रखी थी कि यदि हम वस्तु को इन दोनों के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब किधर प्राप्त होता है, दर्पण के दाईं ओर होता है। यदि दर्पण के दाईं ओर प्रतिबिंब बनता है तो उस स्थिति में हम क्या कहेंगे, उस प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, कौन सा चिन्ह आ रहा है, धनात्मक है, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए प्रतिबिंब की दूरी यहां पर बता दिया। दूसरा, इधर की तरफ हम मान रहे हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी होता है, तो प्रतिबिंब कैसा आएगा, आभासी। कब आएगा, जब उसमें v का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, यदि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो वो इस साइड में बनेगा, तो इस साइड में बनेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि v का मान क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। ठीक है, v का मान ऋणात्मक आएगा। दूसरी शर्त, तीसरी शर्त कि जब प्रतिबिंब को हम कह रहे हैं वास्तविक का आभासी है, तो एक शब्द और काम में लेते हैं कि वो सीधा बनता है या उल्टा बनता है। जब प्रतिबिंब उल्टा होता है तब तो इसका मान क्या आएगा, ऋणात्मक। यदि सीधा बनेगा तब क्या आएगा, धनात्मक आएगा। ठीक है, ये हमने कई चीजें देख ली है और यहाँ पर हमने नोट कर ली है। ठीक है, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे कि किस प्रकार से वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ कैसे प्राप्त होता है, या इसका जो सूत्र है उस सूत्र के आधार पर दर्पण का सूत्र होता है 1/f यानी फोकस दूरी 1/u + 1/v। ये हमारा क्या है, दर्पण सूत्र है। f का मतलब फोकस दूरी है। फोकस दूरी अवतल दर्पण में इधर है और उत्तल दर्पण में क्या होगी, इधर होगी। इधर है तब तो हम क्या लेंगे, ऋणावेशित, इधर है तब हम क्या लेंगे, धनावेशित। तो उत्तल दर्पण के लिए तो क्या आएगी, ये तो अवतल दर्पण से संबंधित थी। यदि हम उत्तल दर्पण से संबंधित ले तो इसमें थोड़ा सा ये और देख लेते हैं। वक्रता केंद्र किधर है, उधर है। इधर तो हमने नेगेटिव लिया था तो इधर क्या आ जाएगा, धनात्मक आएगा c। फोकस दूरी f क्या आ जाएगी, उधर ऋणात्मक थी अवतल दर्पण में, इधर क्या आ जाएगी, धनात्मक होगी। वस्तु की दूरी हमेशा क्या होगी, ऋणात्मक होगी, क्योंकि इस तरफ होती है। ठीक है, प्रतिबिंब यानी v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, वह उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे की तरफ बनता है। दर्पण के पीछे की तरफ है तब ये क्या आ जाएगा, धनात्मक आ जाएगा। ठीक है, इन चीजों को हमने देख लिया। 1/f यानी फोकस दूरी है, u का मतलब बिंब की दूरी है, v का मतलब प्रतिबिंब की दूरी है। अब इनको ध्यान में रख करके हम कुछ प्रश्नों को सोल्व करते हैं कि किस प्रकार से दर्पण सूत्र के माध्यम से हम बिंब की या प्रतिबिंब की या फोकस दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। एक सूत्र से हम 3 चीजों को ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमारे पास में ये 2 दिया हुआ होगा तो तीसरा हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी सूत्र के आधार पर एक चीज और है जो आप लोगों को बतानी है, आवर्धनता।
आवर्धनता का मतलब क्या होता है? आवर्धनता का मतलब होता है कि कोई वस्तु है, उस वस्तु का प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा या वस्तु से बड़ा बनेगा। इस चीज को क्या कहते हैं? आवर्धनता कहते हैं। इस आवर्धनता को ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है m बराबर h डैश अपॉन h या फिर v अपॉन u। नेगेटिव चिन्ह लगता है यानी माइनस का चिन्ह रहता है। अब देखिए इसको हम कैसे देखते हैं। h डैश का मतलब होता है जो प्रतिबिंब बन रहा है उस प्रतिबिंब की ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब क्या है? ये इधर हमने धनात्मक लिया, इधर धनात्मक लिया, ये ऋणात्मक है और ये भी ऋणात्मक है, ठीक है, कार्तीय चिन्ह परिपाटी से। अब हमने h डैश का मतलब जानना है, तो इसके लिए जैसे सपोज कीजिए इधर वस्तु है और इसका प्रतिबिंब यहां बन रहा है। यहां का मतलब क्या हुआ? नीचे की तरफ है, नीचे क्या है? माइनस है। तो ये यहां से यहां तक की जो ये दूरी है इसको हम क्या कहते हैं? h डैश कहते हैं, ठीक है। यदि प्रतिबिंब इधर बन रहा है तो हमने क्या कहा? v है, और v को ऋणात्मक लेंगे, u अपना ऋणात्मक है, v को भी ऋणात्मक लेना है, और ऋणात्मक क्या है? यहाँ पर हमें चिन्ह लगाना है। यदि हम ऋणात्मक चिन्ह नहीं लगाते हैं तो ये हमारा क्या है? उत्तल दर्पण से जुड़ा हुआ है। यानी उत्तल दर्पण के लिए सूत्र लेते हैं तब तो ये है, और अवतल के लिए लेंगे तब क्या करेंगे? हम इसमें माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब हम इससे जुड़े हुए कुछ एक प्रश्न करते हैं जो हमारे इसमें दिए हुए हैं उदाहरण के माध्यम से। उनको हम देखते हैं कि हम दर्पण सूत्र के माध्यम से एक चीज और है कि दर्पण सूत्र आया कहाँ, इसकी व्युत्पत्ति कैसे होती है, उसको और एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। क्या है? दर्पण सूत्र की व्युत्पत्ति। ये हमारा अवतल दर्पण है। इसमें ये बीच में क्या है? मुख्य अक्ष। ये क्या है? वक्रता केंद्र है। ये हमारा क्या है? द्वारक है, जिसको मैंने LM दे दिया। यहां पर मैंने वस्तु रख दी। वस्तु क्या है? PQ मान लिया, ठीक है। यहां पर मैंने F बना दिया, और ये यहाँ पर क्या है? C है। ये तो फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। एक प्रकाश की किरण आपतित कर दी और ये क्या हो गई? परावर्तित हो गई। दूसरी इसके समानांतर ली, ये तो फोकस से जा रही है तो इसके मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित हो जाएगी। दूसरी क्या है? मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है तो वो कहाँ से जाएगी? इस फोकस से होती हुई जाएगी। थोड़ा सा इसमें ध्यान देते हैं हम लोग। सी को थोड़ा इधर बना लेते हैं और इसको थोड़ा सा इधर की ओर, जिससे कि हम स्पष्ट रूप से इसको यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब दिखा सके। क्योंकि ऐसी स्थिति में जब सी से परे कोई निश्चित दूरी पर वस्तु रखी हुई है तो हमें पता है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी और एफ के बीच में बनेगा। तो सी और एफ के बीच में हमने ये प्रतिबिंब बना दिया। यहाँ पर क्यू एल जो है उसको मान लिया ए, यानी ये दूरी कितनी है? ए है। एफ और ओ के बीच की दूरी, एफ और ओ के बीच की दूरी मान ली। पहले हम ये वस्तु रखी हुई है इस पॉइंट से यहाँ तक है तो उसकी दूरी को हमने कह दिया ए है। अब प्रतिबिंब की देख लेते हैं। प्रतिबिंब की ये स्थिति है जिसके अंदर जैसे ये पी क्यू रखा हुआ है, प्रतिबिंब क्या होगा? उल्टा बनेगा। उल्टा बनेगा तो क्यू वाला हिस्सा तो नीचे आ जाएगा। इसको मैंने क्यू डैश दे दिया और इसको पी डैश दे दिया। तो यहाँ से ये जो दूरी होगी पी डैश से क्यू, यानी ये प्रतिबिंब की दूरी है जिसको मैंने कह दिया बी। ए हो गया वस्तु के और प्रतिबिंब की इसके अंदर से क्या हो गई? पी डैश से क्यू की जो दूरी है उसको मैंने कह दिया बी है। एफ और ओ के बीच की जो दूरी है यानी फोकस दूरी उसको मैंने कह दिया सी। अब हम देखते हैं, आप लोगों ने मैथ में भी पढ़ा होगा समरूप त्रिभुज। ये वाला त्रिभुज इसके समरूप है,
यानी ये दोनों त्रिभुज क्या है, एक दूसरे के समरूप है। ये जो त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर, ये और ये वाला त्रिभुज, ये दोनों क्या है, समरूप है। इसको मैंने 2 नंबर दे दिया, इसको भी 2 दे दिया। यानी ये दोनों एक दूसरे के समरूप है और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समरूप है। जैसे पहले वाले में देखिए पी क्यू और एफ, ये त्रिभुज है, समरूप किसके हैं, इसके MOF, ठीक है। दूसरे वाली कंडीशन क्या है हमारे पास में, ये वाला ये जो त्रिभुज है समरूप है, इनकी भुजाओं का अनुपात यदि देखें तो वो भी क्या होगा, एक जैसा होगा, समान होगा समरूप त्रिभुज के अकॉर्डिंग। तो मान लिया ये P है, इनकी ये जो बिंदु है, यानी इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर दूं या इसको यहां पर कर दूं, ये O और M है, वो P और Q के बराबर होगा। यानी इनका अनुपात बराबर किसके आएगा, इसके अंदर हमने ये वाला और ये वाला लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, OF बट्टा ये वाला है PF। OF और PF क्या है, इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। यदि OM को हम देखें तो वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, P डैश Q डैश। तो OM की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, OM किसके बराबर कर, मैंने P डैश Q डैश के, इसके बराबर कर लिया। अब हम देखें कि OF है, OF क्या लिख रखा है हमने, OF की जगह क्या लिखेंगे, C लिखेंगे, PF की जगह PF, यानी इतनी दूरी हमें ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो यहां से यहां तक की दूरी होगी, उस दूरी में यदि ये वाली दूरी हटा दें तो हमारा क्या आ जाएगा, PF का मान आ जाएगा। यहां से यहां तक की दूरी क्या है, इसके बराबर है ये, तो क्या आ जाएगी, A आ जाएगी। ये मैंने अच्छा इसके इक्वल कर रहे हैं अपने, C आ गया। PF के लिए कर रहे हैं तो PF के लिए क्या आ जाएगा, A माइनस OF की दूरी को घटा देते हैं, वो क्या है हमारी C है। यानी ये हमारी एक इक्वेशन आई जिसका मतलब क्या होगा, OM की जगह मैं क्या रख सकती हूँ, P डैश Q डैश अपॉन PQ बराबर क्या आ जाएगा, C अपॉन A माइनस C। ये हमारी क्या आ गई, पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए दूसरे वाले त्रिभुज को देखते हैं, जो कि हमारा क्या है, MOF है। MOF क्या है, इसके ये दूसरे वाले जो हमारा समरूप त्रिभुज है उनको हम लेंगे। कौन कौन से हैं त्रिभुज, यहां से आएगा P डैश Q डैश F, P डैश Q डैश F बराबर किसके हैं, इसके FOL। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक है। अब जैसे ये लिया था बिल्कुल वैसे ही इसको लेना है, यानी यहाँ पर ये वाला लिया था ऊपर, ये वाली दूरी, और ये इसके अनुपात में ली थी। तो अब क्या करेंगे, इसको हम लेंगे इसके अनुपात में, क्योंकि ये और ये क्या है, समान है। ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। ये त्रिभुज है यहाँ पर, ये एक दूसरे के समरूप है। तो मैंने क्या लिख दिया, OL अपॉन P डैश Q डैश बराबर किसके हैं, जैसे OF लिया था, यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, ये P डैश से O तक की, इनको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, P डैश F और OF। तो मैंने क्या अनुपात ले लिया, OF अपॉन P डैश F, ठीक है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समान है। ऐसे स्थिति में मैंने इसको यदि OL है इसके बराबर मान लिया, तो ऐसे स्थिति में क्या हो जाएगा, मान लिया नहीं होती है, तो इसकी जगह पर मैं क्या रख सकती हूँ, PQ रख सकती हूँ, ठीक है। ये दूसरे वाला हम सोल्व कर रहे हैं। OM बराबर क्या है, P डैश Q डैश। OL की जगह मैंने क्या कर दिया, PQ रख दिया, ठीक है। PQ अपॉन P डैश Q डैश हो गया। OF की जगह रखते हैं, OF हमारा क्या है, C है। P डैश F है, P डैश कौन सा है, ये, और F ये है।
हमें इन दोनों के बीच की दूरी को याद करना है। ये दूरी कब आएगी हमें पता है, O और P डैश का मान क्या है, O और P डैश का मान क्या है, B है, ये B लिख दिया, यानी ये पूरी दूरी। इसमें से यदि FO को हम घटा दे तो ये दूरी आ जाएगी हमारी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर C है ये, तो C को मैंने इसमें से कम कर दिया। ये क्या आ गई हमारी, दोनों इक्वेशन आ गई। यदि इनको हम देखें और इधर इसको देखें तो इसमें क्या है, P डैश ऊपर है, Q डैश ऊपर है, इसमें नीचे है। यदि मैंने इसको उल्टा कर दिया तो क्या हो जाएगा, P डैश Q डैश अपॉन P Q। ठीक है, इनके बराबर क्या कर दिया, इसको भी उल्टा कर दिया, B माइनस C अपॉन C। अब हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे दूसरी इक्वेशन। दोनों को क्या है, एक दूसरे के बराबर है, ये भी ऐसी है, ये भी ऐसी है, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। बराबर की पहले समीकरण बराबर दूसरे समीकरण, इसको बराबर करने पर क्या आ जाएगा, C अपॉन A माइनस C बराबर क्या आ जाएगा, C अपॉन B माइनस C। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसको हटा देती हूँ, इसका अभी कोई काम नहीं है। इसको हम सोल्व करते हैं। ये यहाँ पर समीकरण है, इनको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में। ठीक है, ऐसे स्थिति में क्या, इनको आपस में क्रॉस करते हैं। पहली इक्वेशन हमारी क्या आई, C अपॉन A माइनस C। दूसरी इक्वेशन क्या आ रही है हमारी, PQ क्या है, PQ हमारा है, सॉरी PO है, P डैश O डैश है, ये Q नहीं है, O है। यदि हम इसको सोल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई से हम इनको सॉल्यूशन निकालते हैं। अब सॉल्यूशन कैसे आएगा, B अपॉन यहाँ पर वस्तु थी और ये हमारा क्या था, F था, और ये हमारा C है। थोड़ा सा ये हमारा O है, पहला पहला दूसरा दूसरा, ये हमने यहाँ पर ये लिया हुआ है। ठीक है, इसको मैंने A कहा हुआ है, ये क्यों, कौन सी है, C है, और ये क्या है, B है। तो ऐसे स्थिति में पहले वाले में तो क्या लिया था हमने, P डैश Q डैश अपॉन PQ, P डैश Q डैश अपॉन PQ, और OF जो था वो क्या था हमारा, C था, C अपॉन A माइनस C हो गया। A क्या थी, ये दूरी थी, इसमें से अगर हमने C को लेस कर दिया तो P और F की बीच की दूरी आ गई। दूसरे वाले में हमने क्या लिया था, C अपॉन B माइनस C, इसको हमने क्या किया, उल्टा किया, और उल्टा करने के बाद में ये वाली इक्वेशन B माइनस C अपॉन C, यहाँ पर चूक गए थे, अब क्लियर है। ठीक है, ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका C को C से मल्टीप्लाई किया तो C स्क्वायर आ गया, बराबर हमने क्या किया, इधर इनको सोल्व करेंगे, A को B से मल्टीप्लाई किया, AB, फिर माइनस से AC, फिर C को B से माइनस BC, और माइनस C स्क्वायर, सॉरी माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस C स्क्वायर। C स्क्वायर इधर भी प्लस में, इधर यदि इधर लेकर आती तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब हमारे पास में क्या रही इक्वेशन, AB बराबर, यानी इसको इधर रख लिया, इसको इधर ले आई, या कैसे भी कर लिया, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, AC प्लस BC। ठीक है, अब दोनों तरफ मैंने कर दिया कि इनको सभी को ABC से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब डिवाइड करने के बाद में क्या आएगा, AB कट गया, 1/C बचा, इधर देखिए A कट गया और C कट गया, 1/B बच गया, और इधर B और C कट गया तो क्या बचा। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास में आ गई। अब इस इक्वेशन में हम देखते हैं C को क्या माना था हमने, फोकस दूरी, यानी इसकी जगह मैं क्या रख सकती हूँ, F रख सकती हूँ। ठीक है, और दूसरा ये जो B लिया था वो क्या था,
P डैश O, यानी प्रतिबिंब वाली दूरी ली थी। प्रतिबिंब वाली दूरी लेते हैं तब हम क्या करते हैं, V से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, तो हमने क्या कर दिया V, ठीक है। A जो है वो क्या थी, वस्तु की दूरी थी, वो जो बीच में O वाला था वहां से वस्तु की दूरी थी, तो वस्तु की दूरी के लिए हम क्या लेते हैं, स्मॉल u लेते हैं, तो 1/स्मॉल u आ गया, ठीक है। ये हमारी मेन दर्पण सूत्र की इक्वेशन आ चुकी है। अब इसके अंदर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, जो हमारा कार्तिकीय चिन्ह पद्धति है उसमें देखिए, वस्तु इधर है, फोकस इधर है, प्रतिबिंब भी हमारा इधर ही बन रहा था, तो तीनों तरफ क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस आ गए, और तीनों तरफ माइनस माइनस है तो इनको मैं काट भी सकती हूँ, तीनों तरफ चिन्ह चेंज करती है, प्लस आ गए। ये अगर इक्वेशन आती है तो ये उत्तल दर्पण के लिए फिट बैठती है। यदि हमें अवतल दर्पण के लिए ये निकालना होगा या अवतल दर्पण में ये इक्वेशन फिट करते हैं तब हमारा क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, क्योंकि ये चीजें क्या होगी, इस तरफ से आती है। आगे हम प्रश्नों को सोल्व करेंगे तब हमारे समझ में आएगा कि किस प्रकार से ये आती है। एक उदाहरण लेते हैं दर्पण सूत्र के लिए, जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है। एक अभी हमने लिया था आवर्धनता, इस आवर्धनता में देखिए, इसको मैंने m बराबर v/u लिया था, माइनस का चिन्ह लगाया था, ठीक है, ये लिया था। इसके अंदर एक चीज हम देखते हैं कि यदि m है, इसका माइनस में आता है, तो उस स्थिति में तीन कंडीशन हो सकती है। तीन कौन कौन सी, यदि v का मान u के बराबर आए तो वस्तु जितनी बड़ी है उतना ही बड़ा क्या होगा, प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ठीक है। दूसरा, v का मान यदि u से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, u तो वस्तु है और v क्या है, प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की दूरी, तो ये क्या, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा, ठीक है। तीसरी कंडीशन, v छोटा है u से या u बड़ा है v से, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि वस्तु क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब से बड़ी हो जाएगी, ठीक है। ये तो कब है, जब m का मान माइनस में आता है, ठीक है। यदि m का मान धनावेशित आ जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हमेशा v वो बड़ा रहेगा u से, और ये उत्तल दर्पण की स्थिति के अंदर ही संभव होता है। दूसरा, वस्तु को अवतल दर्पण के F और O के बीच में रखेंगे तब भी क्या आ जाएगा, पीछे की तरफ हमें प्राप्त होता है, और वो हमेशा क्या होता है, वस्तु से काफी बड़ा होता है। तो उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में तो ये कंडीशन रहेगी, और उत्तल दर्पण में हमेशा ही m का मान क्या आएगा, धनात्मक आएगा। अब प्रश्नों के द्वारा हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इनको हम प्राप्त कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण है, उसमें फोकस दूरी यानी f का मान क्या दे रखा है, f का मान दे रखा है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा क्या दे रहा है, यदि एक बिंब का आभासी प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेमी दूरी पर, प्रतिबिंब दे रखा है, प्रतिबिंब दूरी क्या दे रखी है, प्रतिबिंब दूरी को 20 से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या दे रखी है, दर्पण से 20 सेमी दूरी पर, दर्पण से 20 सेमी दूरी पर, यानी ये दर्पण है, इससे 20 सेमी की दूरी पर। अब यहाँ पर कंडीशन क्या दे रखी है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के लिए f क्या होता है, धनात्मक होता है, प्रतिबिंब दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। इसमें हम चिन्ह चेंज नहीं करने वाले, ठीक है। दो चीजें हो गई। तीसरी क्लियर क्या हो रही है, उत्तल दर्पण है तो प्रतिबिंब किधर बनेगा, दर्पण के पीछे की तरफ बनेगा, और दर्पण कैसा होगा, वास्तविक होगा क्या, आभासी। जब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है तो वो हमेशा क्या होता है, हमेशा हमेशा आभासी ही प्राप्त होता है। अब इसके लिए वो क्या कह रहे हैं, दूरी पर बनता है तो दर्पण से बिंब की दूरी ज्ञात करनी है, यानी बिंब दूरी हमें ज्ञात करनी है। ये प्रतिबिंब दूरी है, इसको हम मैंने v कहा,
क्योंकि हमारे सूत्र में दिया हुआ बिंब दूरी का मतलब u है, जिसको हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। हमें पता है दर्पण सूत्र 1/f बराबर क्या होता है, 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अब इनके जो यहाँ पर मान दिया हुआ है वो रख देते हैं। 30 सेमी है बराबर 1/v का मान क्या है, 20 है, और 1/u हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, 1/u को तो मैंने यहीं पर रख लिया, और 1/30 के साथ में जब ये वाली संख्या इधर जाती है तो क्या हो जाएगा, ये धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक है, अब क्या आ गया, 1/u बराबर इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 60। तो यहाँ पर क्या आया, 30 का 60 में भाग दिया 2, तो ये 2 आया, और इधर 60 में इसका भाग दिया तो क्या आया, -3। अब क्या आ रहा है, -1/60। ठीक है, ये किसका मान है, 1/u का। यदि मुझे u का मान निकालना होगा तो इसको क्या कर दूंगी, पलट दूंगी, क्योंकि u भी ऊपर आ गया, 1 नीचे आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो हमारा क्या बच गया, -60। यदि -60 आगे सेंटीमीटर है, यदि -60 आ रहा है और u के लिए पूछ रहे हैं, तो u हमेशा क्या आता है, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। यदि माइनस में आ गया, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। वस्तु कहाँ रखी हुई है, वस्तु दर्पण की तरफ ही रखी हुई है। कितनी दूरी पर है, दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी वस्तु को दर्पण से 60 दूरी पर रखेंगे तब प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ कितनी दूरी पर बनेगा, दर्पण के पीछे की ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होगा। अब इससे हम एक रिजल्ट और निकाल सकते हैं कि प्रतिबिंब की प्रकृति पूछी जाए तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होगी, अवतल दर्पण है, उधर बन रहा है, तो प्रकृति कैसे होगी, आभासी होगी। आकार अगर वो पूछता है तो आकार में भी देख लीजिए, v का मान क्या है, 20 है, और u का मान क्या है, 60 है, यानी u बड़ा है, वस्तु बड़ी है, और प्रतिबिंब क्या है, छोटा है। तो ऐसी स्थिति में क्या आ जाएगा, ये प्रतिबिंब वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम इनका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से और भी काफी सवाल दिए हुए हैं, कोशिश करेंगे आपको और भी करवाने की। इन चीजों को विशेषकर ध्यान में रखिएगा, जिससे कि आगे आपके सवाल में दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।